मैं अपनी सहेली नेली के साथ टीवी देख रही थी। फियोना देखो, उसने टीवी पर नाचती हुई बार्बी डॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो डॉल बार्बी का मशहूर गाने पर नाच रही थी, आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड। और मैंने नेली का चेहरा उस डरावनी डॉल को देखकर चमकते हुए देखा। अगर आप बार्बी डॉल खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करें, पहले 100 कलर्स को मिलेगी मुफ्त डॉल। नेली ने मेरे हाथ से फोन छीना और नीचे दिए गए बार्बी हॉटलाइन नंबर पर फोन मिलाने लगी। हेलो, नेली ने हंसते हुए कहा। क्या मेरी बात बार्बी हॉटलाइन पर हो रही है? मैं इसलिए फोन किया है क्योंकि नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? यस शुक्रिया, मेरे घर का पता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेली ने मेरा फोन सोफे पर फेंक दिया और नाचने लगी। आई एम अ बार्बी गर्ल इन माय बार्बी वर्ल्ड, लाइफ इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। क्या हुआ? मैं एक फ्री बार्बी जीत चुकी हूँ, तुम्हें भी उन्हें फोन करना चाहिए फियोना। मुझे बार्बी डॉल से नफरत है, मैंने कंधे उठाते हुए कहा। नेली ने मुझे कहा, बोरिंग। जो भी है, खैर वो तुम्हें डॉल भेजेंगे कैसे? तुमने तो अपने घर का एड्रेस उन्हें दिया ही नहीं। उन्हें पहले से ही पता था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ कि मेरी डॉल आ जाएगी। अगले दिन स्कूल में नेली अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर स्कूल के गलियारे से भागते हुई मेरी तरफ आई। फियोना, ये देखो मेरे पास क्या है। मैं पहले से जानती थी उस डिब्बे में क्या है। नेली ने सुनहरे बालों वाली बार्बी डॉल निकाली जिसने सब कुछ गुलाबी रंग का पहना हुआ था। ओह गॉड, इतना गुलाबी रंग। तुम्हें बार्बी से नफरत है, गुलाबी रंग से नफरत है? क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें पसंद है फियोना? नेली नाराज हो गई और वहां से चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे मन में एक अजीब सा एहसास मुझे बता रहा था कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं नेली को उस डॉल से छुटकारा पाने के लिए कभी समझा नहीं पाऊंगी। बाकी बचे हुए पूरे दिन तक नेली अपने हाथ वो डॉल लेकर पूरे स्कूल में घूमती रही। मुझे नहीं पता कि कैसे किसी भी टीचर या बच्चे को एक 16 साल की उम्र की लड़की के इस तरह बच्चों की तरह हाथ में बार्बी लेकर घूमना अजीब नहीं लगा। घर वापस जाते हुए मैं नेली के पीछे चल रही थी। वो बार्बी को देखते हुए नाचते गाते चल रही थी और अब मैं इस चीज से बहुत परेशान हो रही थी। मैं अपने दिमाग में प्लान बनाने लगी कि मैं इस डॉल से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ और नेली इससे अब और नहीं खेल पाएगी। और तभी मैंने सामने एक बड़े पुल को देखा। यस, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं उसके हाथ से डॉल छीन लूंगी और उसे नदी में गिरा दूंगी। बस काम खत्म। नेली इस प्लास्टिक की चुड़ैल से मुक्त हो जाएगी। I'm a Barbie girl in the Barbie world. La 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 la. You can touch my hair. La 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 la. It's fantastic. It's fantastic. जैसे ही हम उस ब्रिज की रेलिंग तक पहुंचे, मैंने बिना वक्त गवाए उसकी डॉल के सुनहरे बाल पकड़ लिए। ये तुम क्या कर रही हो फियोना? इसे मुझे दो, इसे दो। मैंने बिल्कुल भी वक्त नहीं खराब किया। मैंने उस डॉल को पकड़ा और नदी में फेंक दिया। फियोना, ये तुमने क्या किया? अब तुम इसे कभी नहीं खेल पाओगी। तुम्हारी बार्बी डूब जाएगी और तुम इसे बचा नहीं पाओगी। तुम तो तैरना तक नहीं जानती। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरे प्लान के हिसाब से नहीं था। नेली ने पुल की रेलिंग को पार किया और नदी में कूद गई। नेली! मिस डेविडसन, क्या मुझे सुन सकती हैं? मैंने धीरे धीरे उस आदमी की आवाज सुनते हुए आंखें खोली। इतनी तेज रोशनी में एडजस्ट करने के लिए मेरी आंखों ने थोड़ा वक्त लिया। मैंने खुद को एक कुर्सी पर बांधा हुआ पाया। मेरे सामने एक डॉक्टर और 3 नर्स थी। जिस कमरे में मैं थी वो सफेद रंग से रंगा हुआ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ और स्वर्ग में चली गई हूँ। वो सब लोग मुझे ही घूर रहे थे। कहाँ हूँ मैं? नेली कहाँ है? क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स की तरफ चिंता भरी नजरों से देखा। मैं उन्हें देखकर इतना तो समझ पा रही थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्यमयी जो मुझे नहीं पता। क्या आपकी काल्पनिक सहेली फिर से वापस आ गई है? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं 16 साल की हूँ, मेरे काल्पनिक दोस्त नहीं है। शीशा लेकर आइए, डॉक्टर ने नर्स से कहा। एक नर्स शीशा लेकर आई और उसने शीशे को डॉक्टर के बगल में रख दिया। तो तुम्हें लगता है कि तुम 16 साल की हो? तो फिर क्यों ना तुम एक बार खुद को देख लो। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ने उस शीशे को मेरे आगे आकर रख दिया और उसके बाद जो मैंने देखा, मेरा दिल दहल गया। उस शीशे में मैंने खुद को देखा, लेकिन अब मैं 16 साल की नहीं थी। मेरे बाल सफेद हो चुके थे और बालों के बीच में गंजापन आ चुका था। मेरी झुर्रियों वाला चेहरा, फटे हुए होंठ और सूजी हुई आंखों ने मुझे बुरी तरह डरा दिया था। क्या ये सब क्या है? क्या कोई ये मजाक है? ये सब मेकअप का कमाल है ना? तुम सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम लोग ये बकवास बंद करके नेली की मदद क्यों नहीं करते? नेली नाम का कोई इंसान नहीं है फियोना, क्या तुम्हें ये याद है? अब उस डॉक्टर ने उस खतरनाक डॉल को उठा लिया। क्या बकवास है? ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे नदी में फेंक दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डॉल तुम्हारी छोटी बहन डेजी की है। क्या तुम्हें डेजी याद है? जैसे ही वो मैंने नाम सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
ओह माय गॉड, डेजी, मेरी छोटी बहन डेजी। वो बस 7 साल की थी जब मैंने मेरा शरीर कांपने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश होने वाली हूँ। इन्हें इनके कमरे में ले जाओ और याद रहे कि इनके हाथ और पैर ठीक से बंधे हों। हम इतने खतरनाक पेशेंट को खुला नहीं छोड़ सकते। लेकिन डॉक्टर, ये सब कब तक चलेगा? क्या इन्हें कभी भी अपने अपराध के बोझ से मुक्ति नहीं मिल पाएगी? क्या उनकी मेमोरी लॉस को ठीक करने का कोई तरीका नहीं? मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये इसी तरह अपनी याददाश्त से परेशान रहेंगी। उन्होंने अपनी छोटी बहन को पुल से नीचे धक्का देकर नदी में फेंक दिया। इस बात से उन्हें दिमाग पर गहरा असर आया है। लेकिन वो बार्बी डॉल को देखकर इतनी परेशान क्यों हो जाती है? फियोना की बहन डेजी को बार्बी डॉल बहुत पसंद थी और सभी लोग डेजी को फियोना से ज्यादा प्यार करते थे। बार्बी को देखकर फियोना को अपनी छोटी बहन की याद आती। उनका दिमाग इस काल्पनिक इंसान को जगा देता है जिसका नाम है नेली, और वो ये साबित करने की कोशिश करने लगती है कि उनकी बहन की मौत का कारण बार्बी है। वो इस हॉस्पिटल में तब आई थी जब वो 18 साल की थी और अब एक दिन वो यहाँ मर जाएंगी। ये एक खोया हुआ केस है। हम उन्हें उनकी असल जिंदगी में वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो अपने दिमाग पर कैद हो चुकी हैं। प्लीज इस गाने को बंद करिए। नहीं नेली, इस डॉल को मत खरीदना, ये श्रापित है। मुझे नहीं देखनी वो फिल्म। आखिर तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती? कमान टिया, एक दिन तो लड़की की तरह बर्ताव करो तुम। तो तुम्हें लगता है कि गुलाबी रंग की उल्टी देखने से लड़की होना साबित हो जाता है? हे, बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। हम बार्बी फिल्म देखने जा रहे हैं बस। तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम मेरे साथ चल रही हो। ओके, समझी तुम अपना बेकार बेवकूफ दोस्तों के साथ अकेले क्यों नहीं जाती? मुझे घर पर रहकर आराम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन रूथी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं मॉम को बता दूंगी कि तुम टायलर को डेट कर रही हो। बॉयफ्रेंड कार्ड? क्या वाकई? हाँ, अब ऊपर जाओ और जाकर कपड़े बदल कर आओ। मैं निराश चेहरा लेकर उठी और मैंने गुस्से में सोफे पर लात मारी। रूथी ने एक बार फिर कहा, और हाँ, कुछ गुलाबी रंग का पहनना। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कितनी रोती हो तुम। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए जोर जोर से पैर मारने लगी। मुझे बार्बी से नफरत है और मैं अपनी बहन की तरह छुई हुई लड़की नहीं हूँ, लेकिन वो हर बार अपनी बात मनवा ही लेती है और इस बात से मुझे और भी ज्यादा नफरत है। हम गाड़ी में बैठे और शायद 2000वीं बार रूथी ने ये गाना लगाया होगा, I'm a Barbie girl in the Barbie world। मैं उससे इतना थक चुकी थी कि इस बार शिकायत में मैंने अपना वक्त और ताकत बर्बाद नहीं किया। जब हम फिल्म थिएटर पहुंचे तो जहां तक मेरी नजर जा सकती थी वहां तक मुझे गुलाबी कपड़ों में लड़कियां ही लड़कियां दिख रही थी। अचानक रूथी की सहेलियां डैरला और टैमी हमारी तरफ भागते हुए आए। हाय बार्बी, हाय बार्बी, हाय बार्बी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी, और मैं भी। वो सब गुलाबी रंग के बुरे सपने की तरह बने हुए थे। उनकी हद से ज्यादा चमकती हुई ज्वेलरी और इतना भद्दा मेकअप। तुम सब एक दूसरे की बातें दोहरा क्यों रहे हो? तुम नहीं समझोगी। चलो अपने लिए पॉपकॉर्न्स लें। मैं कोने में जाकर खड़ी हो गई और मेरी बहन अपनी 2 तितलियों जैसी सहेलियों के साथ फूड काउंटर की तरफ चली गई। मैं अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही थी कि मेरा वीकेंड किस हद तक खराब जा रहा है, जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद कोई मुझे देख रहा है। वो ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैंने आसपास देखा और मुझे एहसास हुआ कि वो औरत वाकई मुझे देख रही थी। उसकी आंखें कहीं और जा ही नहीं रही थी और वो बहुत ही धीरे धीरे पलक झपका रही थी। वो नरक से आई बार्बी बनकर आई थी। हे, कम ऑन, फिल्म शुरू होने वाली है। रूथी की आवाज से मैं उस औरत के जाल से जैसे बाहर निकली। मैंने दोबारा मुड़कर उस औरत की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी थी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घटियापन के सागर में डूब रही हूँ। लेकिन मेरी बहन और उसकी सहेलियां फिल्म से बहुत प्रभावित थी। कुछ 20 मिनट में ही मैं इतना बोर हो गई कि मुझे नींद आने लगी। किसी के जोर जोर से खाने की आवाज से मेरी नींद खुली। आवाज इतनी तेज थी जैसे कई हफ्तों से उन्हें खाना ना मिला हो। रूथी और उसकी सहेलियों की आंखें अभी भी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह पलट कर देखा तो मैं बुरी तरह डर गई। ये वही औरत थी जो डरावनी बार्बी बनकर आई थी। वो ठीक मेरे बगल में बैठी हुई थी और पॉपकॉर्न से भरा टब खा रही थी। उसने अचानक अपना मुंह फेरा और मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें ये फिल्म पसंद नहीं? कुछ खास नहीं। क्यों? सभी को बार्बी पसंद है। मुझे नहीं है। मैं वापस से सोना चाहती थी, लेकिन उस औरत ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो बार बार यही गाना गाती रही कि किस तरह बार्बी आजकल की जवान लड़कियों की धड़कन है और कैसे हर लड़की को इस फिल्म के साथ देखना चाहिए। जब मैं उसकी इस फालतू बकवास को और ज्यादा सहन नहीं कर पाई तो आखिरकार मैं उस पर चिल्ला पड़ी। क्या तुम अपनी बकवास बंद करके चुपचाप ये फिल्म देख सकती हो? तुम तो बहुत बदतमीज हो। मैं बदतमीज नहीं हो रही, मैं बस शांति से सोना चाहती हूँ।
वेल, अगर तुम्हें ये मूवी इतनी ही नापसंद थी तो फिर तुम इसे देखने आई ही क्यों? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझी? तुम अब मुझे अकेला छोड़ दो। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आई और उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, क्या तुमने कभी मरने के बारे में सोचा है? क्या? जैसे कि तुम कैसे मरना पसंद करोगी? क्या बकवास है ये? इतना जोर से मत बोलो, तुम नहीं जानती कि कौन सा दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन हो। मूवी हॉल के अंधेरे में उसकी आंखें चमकने लगी। मैं इतनी हैरान और डरी हुई थी कि मैं वहां से हिलने के बारे में भी भूल गई। उस औरत ने मुझे एक और मिनट तक देखा और फिर अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। वो सीधे मूवी हॉल के बाहर निकल गई। उसने एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। मैं बची हुई पूरी मूवी में जागती रही। उस औरत के बारे में कुछ तो बात थी जो मुझे सही नहीं लग रही थी। फिल्म देखने के बाद हम सब घर आ गए। मैंने अपनी बहन को उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताया और सीधे अपने कमरे में सोने चली गई। अपनी बहन की चीख की आवाज सुनकर मैं उठ खड़ी हुई। मैं भागते हुए उसके कमरे में गई और मैंने कमरे का दरवाजा खोला। रुथी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें डर के मारी बड़ी हो चुकी थी। क्या हुआ और ये कैसी आवाज थी? रुथी ने अपने कांपते हुए हाथों से खिड़की की तरफ इशारा किया और मैंने धीरे धीरे अपने सर घुमाते हुए उस तरफ देखा। मूवी थिएटर में मिली वो औरत मेरी बहन के कमरे में खिड़की के बाहर मुंह में एक चूहा दबाए खड़ी थी। हाँ, एक चूहा जिसकी गर्दन उस औरत के दांतों में फंसी हुई थी और वो तड़प रहा था। और फिर वो उस चूहे को लेकर नीचे झुक गई। कुछ सेकंड्स तक वो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन हमें उस चूहे की आवाज़ें जरूर सुनाई दे रही थी। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो हम पुलिस को बुला लेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद हमें अंधेरी झाड़ियों की तरफ किसी के पैरों की आवाज जाते हुए सुनी। उस रात मेरी बहन मेरे कमरे में सोई। अगले दिन जब हम उठे तो मुझे घर के आंगन में एक खत मिला। मैंने उसे खोला और पढ़ा। Not your Barbie girl. I'm living in my own world. Life is plastic. Call me classic. एक्सीडेंट होने की वजह से रोड बंद है। अब हम घर कैसे जाएंगे? हम जंगल के अंदर से होते हुए घर जा सकते हैं, लेकिन मॉम ने कहा है कि जंगल में नहीं जाना। क्या तुम घर जाना चाहती हो या नहीं डेज़ी? ठीक है। वो क्या था? ये बस एक उल्लू था, डरपोक। जंगल के अंदर का माहौल बहुत डरावना है। मॉम बहुत गुस्सा होंगी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें मॉम को सब कुछ नहीं बताना? क्यों नहीं? बेवकूफ लड़की। मुझे बेवकूफ मत कहो, तुम बेवकूफ हो। बेचारी बार्बी डॉल। सुनो, ये कैसी आवाज है एरियल? सुनने में तो ये किसी कार्निवल का म्यूजिक लगता है। क्या तुमने वो खुशबू सूंघी? हाँ, ये तो कपकेक्स की है। आओ इस म्यूजिक का पीछे पीछे चलते हैं। क्या हुआ? लेकिन मॉम ने कहा है कि हमें जंगल में घूमना नहीं चाहिए, हम खो सकते हैं। हम नहीं घूमेंगे, ये रास्ता देख रही हूँ, ये सीधे हमारे घर जाता है। ओके? शायद एरियल ठीक कह रही है। कुछ देर के लिए इधर उधर घूमने में कोई दिक्कत नहीं, शायद। एरियल, मेरे लिए रुको। वाओ, मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। आओ इस तरफ। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि जंगल के बीचों बीच कोई थीम पार्क भी है। मुझे हैरानगी है कि आज तक मॉम डैड हमें यहाँ लेकर नहीं आए। ओह माय गॉड, ये बार्बी थीम पार्क बना हुआ है। मुझे इस जगह से बेहद प्यार है। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? इसे खाना कहते हैं डेज़ी। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या यहाँ कोई हमसे पैसे मांग रहा है? नहीं, लेकिन क्या तुम्हें ये बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रही? मेरा मतलब है कि मैं यहाँ किसी को नहीं देख पा रही। देखो, वहाँ एक बॉल पिट है और प्लास्टिक बॉल्स की जगह उसके अंदर बार्बी के सर रखे हुए हैं। मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही एरियल। तुम एक बहुत ही परेशान करने वाली बच्ची हो। छोड़ो, मैं अकेले जा रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है एरियल। शायद मुझे भी थोड़ी देर खेल लेना चाहिए। इस डोनट्स को देखकर तो मुझे भूख लग रही है, और अगर मैं इनमें से खा लूं तो क्या ही हो जाएगा। वाह, ये कितने टेस्टी हैं।
मुझे कुछ अपने साथ घर ले जाने के लिए भी रख लेने चाहिए। डेजी यहाँ आओ, देखो तो कितना मजेदार है। yippee! डेजी, डेजी उठो, अब हमें घर जाना है। डेजी, डेजी। एरियल, क्या हुआ? लगता है कि हमें नींद आ गई थी। हम बहुत देर तक खेलते रहे और जंक फूड खाते रहे। आधी रात हो चुकी है, हमें घर जाना होगा। मॉम तो हमें मार डालेंगी। जल्दी करो, चलो। क्या हम यहाँ दोबारा आ सकते हैं? हाँ, लेकिन इस बार हम अपने पेरेंट्स को इस जगह के बारे में बता देंगे। अब चलो, हम बहुत लेट हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऑफिसर, आखिर वो गए कहाँ? उन्हें स्कूल से सीधा घर आ जाना चाहिए था। मॉम, डैड, ये सब क्या हो रहा है? ओह थैंक गॉड, वो दोनों वापस आ गए। तुम दोनों कहाँ थे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। हमें माफ कर दीजिए मॉम, हम घर ही वापस आ रहे थे, लेकिन फिर हम जंगलों के बीच बने थीम पार्क में रुक गए। हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, लेकिन घंटों लग गए। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा मॉम। कुछ घंटे? तुम दोनों पिछले 3 दिन से घर नहीं आए हो। वो बारबी की थीम पर बना हुआ था। हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे। यहाँ तक कि मैंने तो वहां से डोनट्स भी उठाए हैं। हाँ, आपके बच्चे बहुत ही खुशकिस्मत हैं मिसेस एंडरसन। साल भर में कई बच्चे इस जंगल में गुम हुए हैं। उनमें से जो भी वापस आ पाए, उन्होंने भी इसी तरह का थीम पार्क का जिक्र किया, लेकिन हर बच्चे ने अपनी पसंद के हिसाब से ही थीम पार्क को बदल दिया। कुछ बच्चों को डिज्नी थीम पार्क लगता है और कुछ के लिए ये गाड़ी और रोबोट से सजा होता है, ऐसा कुछ। ओह माय गॉड, तो क्या आपने इस पार्क को खोजने की कोशिश की? हाँ, कई बार, लेकिन हर बार जब भी हम जंगल में जाते हमें ऐसी कोई जगह नहीं दिखती थी। हम इस बात को जानकर खुश हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित घर पहुंच गए। अगर असलियत में कोई थीम पार्क नहीं है तो हम पिछले 3 दिन से कहाँ थे?